नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आज तगड़ा झटका तब लगा जब पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। जितिन प्रसाद का जाना कहा जा रहा है कि पार्टी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन अगर आप हकीकत देखें तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। पिछले कई विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में विशेषकर 2014-2019 में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी को भी अमेठी की सीट से हारना पड़ा था। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने से दो सवाल सबसे अहम खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि कांग्रेस में ये जो युवा तुर्क हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद को राहुल गांधी की टीम का हिस्सा माना जाता था। यह कहा जाता था कि राहुल गांधी के जब मनमोहन सिंह की सरकार थी देश में, राहुल गांधी की जो युवा टीम थी उससे कई लोगों को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया और जितिन प्रसाद भी उनमें एक थे। तो दो सवाल हैं अहम। पहला यह कि राहुल गांधी की इस टीम से या कांग्रेस से कब तक नेता छोड़कर पार्टी को जाते रहेंगे, यह सिलसिला कब थमेगा, और दूसरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के या बाकी दलों के उधार के नेताओं की आखिर जरूरत क्या है, क्योंकि पार्टी दावा करती है कि वो अपने आप में काफी मजबूत है। बात इस पर होगी। आप देख रहे सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप भी है सत्य हिंदी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से शुरू होगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तक बात की जाएगी। जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ी तो सवाल खड़े हुए कि पिछले साल ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी को छोड़कर चले गए। सचिन पायलट लगातार नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और इसके अलावा हरियाणा में एक और युवा नेता जो उस समय वहां पे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का भी पदभार संभाल रहे थे, अशोक तंवर, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी थी। तो ये सारे लोग राहुल गांधी की यंग टीम का हिस्सा थे। अगर जितिन प्रसाद जैसे नेता जिनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रही हैं वो पार्टी छोड़कर जाते हैं, और जितिन प्रसाद, तो ये एक बड़ा सवाल है। और जितिन प्रसाद के पिता वो भी कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहे और बड़े पदों पर रहे और उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। ये एक बात है, उनकी सियासी अहमियत, उनका कांग्रेस परिवार में बैकग्राउंड एक बात है, लेकिन जो G23 का ग्रुप है कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो लगातार पार्टी नेतृत्व से स्थायी चुनाव कराने की मांग को लेकर, स्थायी अध्यक्ष की मांग को लेकर, आंतरिक चुनाव कराने की मांग को लेकर लगातार आला कमान पर प्रेशर डाल रहे हैं। ये भी उस ग्रुप के मेंबर थे जो लेटर लिखा गया था सोनिया गांधी को, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर सियासी बवंडर आया था, उसमें इनका भी हस्ताक्षर था। तो ऐसे बहुत सारे नेता कांग्रेस के अंदर लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं और कई राज्यों में, आप उत्तराखंड से उठाइए, गोवा से उठाइए, वहां कर्नाटक तक जाइए, महाराष्ट्र तक जाइए, मध्य प्रदेश तक जाइए, कई राज्यों में कांग्रेस के कई विधायकों ने पाला बदला। गुजरात में जाइए, पार्टी छोड़ी और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस कहती है इसके लिए ऑपरेशन लोटस जिम्मेदार है, लेकिन हर बार ऑपरेशन लोटस को या भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर आप अपनी पार्टी के आंतरिक मसलों को नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो हर बार ऑपरेशन लोटस को या उन नेताओं की जो पार्टी को छोड़कर गए हैं उनकी सियासी महत्वाकांक्षाओं की बात कहकर यह सिर्फ उनके सिर पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। आप देखिए, पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा से लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह से लेकर रीता बहुगुणा जोशी से लेकर जगदंबिका पाल से लेकर अशोक तंवर से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर बहुत टॉम वडक्कन जो सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, बहुत बड़ी संख्या में नेता, विधायकों, पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। तो पार्टी से ये जो भगदड़ मची हुई है पार्टी में, तमाम स्टेट यूनिट्स में बवाल मचा हुआ है। आप देखिए, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट लगातार आवाज उठा रहे हैं कि आला कमान ने उनसे जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। पंजाब के अंदर नवजोत सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह का घमासान चरम पर है। गिने चुने 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें 4 राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। बंगाल में तो वो पिछले बार के मुकाबले 0 सीटों पर इस बार आई है। तो
ये सारे जो प्रदर्शन हैं कांग्रेस के जो नेशनल लेवल पर इमरजेंस है उस पर सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और देश में एक बड़े अपोजिशन के रूप में एक मजबूत दल की जरूरत है या मजबूत गठबंधन की जरूरत है। और ऐसे हालात में जब कांग्रेस के अंदर तमाम युवा नेता या जो सीनियर नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जाएंगे तो सवाल खड़े होंगे ही होंगे। सवाल यहां पर बीजेपी से भी है, क्योंकि बीजेपी इस बात को कहती है कि वो बहुत सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं वाला संगठन है। हालांकि कोई भी राजनीतिक दल जब कोई नेता आता है, कोई सियासी अहमियत सियासी हैसियत वाला नेता आता है जो पार्टी किसी भी राजनीतिक दल को सियासी फायदा दे सकता हो, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें मना नहीं करती। लेकिन सवाल इतना जरूर है कि कई राज्यों में दर्जनों दर्जनों विधायक, बड़े बड़े नेता पाला बदलकर बीजेपी में आए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो ये दूसरों के घरों पर या दूसरों की पार्टियों में जो बड़े नेता हैं, जो ताकतवर नेता हैं सियासी रूप से, उन पर लगी रहती है? क्या उनके जरिए अपने संगठन को चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह का घमासान पार्टी नेताओं के जो सेंट्रल लीडरशिप है वहां पर लगातार चैलेंज किया जा रहा है कि आप स्थायी अध्यक्ष के चुनाव कराइए, आंतरिक चुनाव कराइए, और उसके बीच में पार्टी के नेताओं का छोड़कर जाना, पार्टी का खराब प्रदर्शन कई राज्यों में, ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। और ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा, कब पार्टी के अंदर जो इन नेताओं के ऊपर या जो तमाम तरह की जो गुटबाजी की खबरें आती हैं। अगर अभी आप केरल कांग्रेस का उदाहरण देखिए, केरल के अंदर पार्टी को उम्मीद थी कि उसे वहां बड़ी जीत मिलेगी। केरल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने लक्ष्य बनाया कि जो वहां पे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस की लीडरशिप वाला जो अलायंस है, उसको सत्ता में लाया जाएगा। बहुत वक्त राहुल गांधी ने वहां पर दिया, असम में कम दिया, केरल में ज्यादा दिया, लेकिन पार्टी चुनाव हार गई। तो जो फैक्शनलिज्म है और जो उसके बाद कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई, उस जो एक पैनल बनाया गया, उस पैनल ने भी यही कहा कि कई राज्यों में कांग्रेस के नेताओं में, छत्रपों में जबरदस्त गुटबाजी है और ये जो गुटबाजी है इसने पार्टी का नुकसान किया हुआ है और कई राज्यों में संगठन जो है वो जड़ से खत्म हो गया है। ये उस कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कही गई है जो 2014 तक जिसने सरकार चलाई है और कई वर्षों तक जो अकेले दम पर सत्ता में रही है। तो आज की तारीख में कांग्रेस गिने चुने 3 राज्यों में है और उसमें भी 2 राज्यों में, राजस्थान और पंजाब के अंदर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने बहुत कोशिश की है कि पार्टी के पुराने वोट बैंक को, क्योंकि 1990 तक का वक्त अगर आप देखें मंडल और कमंडल की राजनीति से पहले वाला, तब तक ब्राह्मण लगातार, जिनकी उत्तर प्रदेश में आबादी 11, 12, 13% बताते हैं, एक बड़ा समुदाय है उत्तर प्रदेश में, वो हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे और कांग्रेस ने इस बिरादरी से, इस वर्ग से आने वाले कई नेताओं को, हेमवती नंदन बहुगुणा से लेकर नारायण दत्त तिवारी और तमाम नेताओं को मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी से छिट गए और जब कमंडल की राजनीति के बाद का दौर आया तो उसमें ब्राह्मणों की सियासी हैसियत कम होती गई। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने कोशिश ये की पिछले 2-3 साल में कि एक बार फिर से जो अपने पुराने कोर वोट बैंक है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो या ब्राह्मण हो, जो ताकत माने जाते थे कांग्रेस के, उनको फिर से जोड़ने की कोशिश की। और जब अभी कुछ वक्त पहले कांग्रेस ने 17 जिलाध्यक्ष बनाए थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसमें से 7 जिलों के अध्यक्षों पर जो ताजपोशी की थी वो ब्राह्मण समुदाय के लोगों की थी। तो प्रियंका गांधी का मैसेज साफ था कि एक बार फिर से इस समुदाय को अपने साथ वापस लेकर आया जाए। लेकिन जो सियासी हालात बने, और जबकि आपके जितिन प्रसाद, ये इन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद बनाई थी और कहा, जब अभी विकास दुबे जो कुख्यात एक बदमाश था उसका एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार सवाल उठे कि यहां पर ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। कई ब्राह्मणों के नाम लिए गए कि उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया गया। इसके बाद मायावती भी ब्राह्मण समाज के समर्थन में आई, समाजवादी पार्टी भी समर्थन में आई और इस समुदाय की सियासी हैसियत को देखते हुए कहा समाजवादी पार्टी ने कि हम भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाएंगे। तो ब्राह्मणों की सियासी हैसियत को देखते हुए कहा। लेकिन प्रियंका गांधी जिस मुहिम के साथ चल रही थी कि इस वोट बैंक को वापस पाले में लाया जाएगा, उस में थोड़ा सा परेशानी जरूर होगी। लेकिन बात फिर वही है कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में खोने के लिए हालांकि बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में भी जब आप सियासी रूप से बहुत कमजोर हो
आपके पास गठबंधन के लिए कोई दूसरा साथी ना हो और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश हो, वहां पर आपको चुनाव लड़ना है और ऐसे वक्त में किसी एक नेता का चले जाना जो 2 बार सांसद रहा हो, जिनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रही हो, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हो, ऐसे किसी नेता का चले जाना निश्चित रूप से सियासी नुकसान जरूर खड़ा करता है, क्योंकि हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अहम होता है। तो सवाल यही है कि आखिर कब कांग्रेस में नेताओं का जो ये पतझड़ है रुकेगा और कब तक भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से दूसरे दलों के नेता, विशेषकर कांग्रेस के नेता जाते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस से आए हुए लोग भारतीय जनता पार्टी में, हिमंता बिश्वा शर्मा जो कुछ वर्ष पहले ही कांग्रेस में से बीजेपी में गए, उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री तक बनाया है। तो सवाल यही है कि कांग्रेस का आलाकमान कब तक चेतेगा, कब वो इस जो भगदड़ मची हुई है, देख लीजिए आप, गुजरात में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, विधायकों के अंदर भगदड़ मची हुई है। इससे पहले भी जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उससे पहले भी तमाम इस तरह के जो नेता प्रतिपक्ष थे वो पार्टी छोड़कर गए, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो ऐसे वक्त में संजय निरुपम की भी को जो कुछ कह चुके हैं उसको भी यहाँ पे गौर करना जरूरी होगा, क्योंकि संजय निरुपम कह चुके हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ AICC के दफ्तरों में साजिशें हुआ करती थी उनको फेल करने को लेकर। तो इतने गंभीर आरोप भी पार्टी के नेताओं की ओर से तमाम तरह के लगाए गए और अब कांग्रेस को निश्चित रूप से आत्ममंथन करने का वक्त है, चेतने का वक्त है कि कांग्रेस पार्टी कब इस सियासी पतझड़ को, नेताओं के पतझड़ को रोक पाएगी और कब वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में जिसकी उम्मीद उससे की जाती है उस भूमिका में आकर जवाब दे पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे पहले इस तरह अगर नेता, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से सवाल आला कमान पर भी खड़े होंगे कि आखिर वो क्यों अपने नेताओं से बातचीत करके उनके गिले शिकवे दूर नहीं कर पा रहा है। पार्टी के लिए चुनौती पंजाब में भी है, जहां चुनाव होने हैं 2022 की शुरुआत में, और उत्तराखंड में भी है, वहां भी गुटबाजी की खबरें लगातार आती रहती है। देखना होगा कांग्रेस का आला कमान क्या कोई मजबूत कदम उठाता है गुटबाजी को रोकने को खत्म करने के लिए, और नेताओं के पतझड़ को भी क्या वो रोक पाएगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।